गुड इवनिंग भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी के। सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। बेटा जल्दी से बताओ ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। गुड इवनिंग अभिषेक। गुड इवनिंग प्रभात। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। अगर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। बाकी आज देखो, जो कल हम देखो जो हम लोग कल नहीं कर पाए थे जो काम, वो आज हम करने वाले हैं। टेस्ट डिस्कशन, जो हमारा सेक्शनल टेस्ट हुआ था ना, 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने, तो वो 1940 से लेके और अपना 40 इनफैक्ट 50 तक ही दे दिए थे मैंने। 1940 से 1950 तक के बीच के क्वेश्चंस दे दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने बढ़िया किया है वो टेस्ट। ठीक है, राम राम रविकांत, अभिषेक, निखिल, अंशु, लालाराम, सभी को गुड इवनिंग बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग अंशु। चलो बेटा, राधे राधे गोपाल। अच्छा तेरी रैंक अभिषेक 9 है। साला रैंक 1 किसकी आई रे? रैंक 1 किसकी आई है भाई लोग? मैंने अभी रिजल्ट देखा नहीं है, पर मैं जल्दी देखूंगा, फिर पता चलेगा एग्जैक्टली। सब लोग अपनी रैंक बताओ, सभी लोग अपनी रैंक बताओ जल्दी से, जो लोग जुड़ चुके हैं। अगर सेक्शनल टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शनल टेस्ट अगर तुम सबने दिया है तो जल्दी से अपनी रैंक बताओ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हेलो हेलो, अरे टॉम क्रूज बहुत बढ़िया। हारून, क्या बात है। सुभाशीष, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं नवनीत। और साला तुम लोग टेस्ट छोड़ा मत करो बे, तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। साला तुम लोग टेस्ट नहीं लोगे फिर क्या फायदा। बिल्कुल 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 कामाख्या, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करते हैं, डोंट वरी। थैंक यू थैंक यू। चलो बेटा शुरू करते हैं फिर। ठीक है, मैं एक बार रिजल्ट चेक कर लूंगा, मैं एक बार चेक कर लूंगा किसकी क्या रैंक है। अब हमारे पास टेस्ट का डिस्कशन है, उसी सेक्शनल टेस्ट का। देखो बहुत बढ़िया से हमने कवर किया है, बहुत बढ़िया से कवर किया है। तो हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जाते हुए हल्का सा डिस्कशन करते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ये पीडीएफ टेस्ट की पीडीएफ है, इसको अपने पास रखना, क्योंकि आगे जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये क्वेश्चंस काम आते रहेंगे। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन टेस्ट में यही था। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। बहुत बढ़िया नवीन, प्लेजर दिलीप, प्लेजर। चलो बेटा, कोई बात नहीं गोपाल। तो व्हेन वाज द अगस्त ऑफर मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया? तुम सबको मालूम है अगस्त ऑफर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को कब दिया गया था। तुम सब जानते हो अगस्त ऑफर दिया गया है 1940 में। मैंने तुम लोगों को 2 इवेंट्स करवाए थे 1940 में, याद है ना। 1940 में 2 इवेंट्स करवाए थे, एक तो अगस्त ऑफर ही था, अगस्त प्रस्ताव, है ना। एक तो अगस्त ऑफर था, अगस्त प्रस्ताव, और दूसरा मैंने लिखवाया था डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट। मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी लाहौर सेशन में, याद है ना। डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज अ सेपरेट स्टेट, और यहां स्टेट का मतलब कंट्री है। सेपरेट स्टेट के तौर पर, सेपरेट कंट्री के तौर पे पाकिस्तान की डिमांड कर रहा है ससुरा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो ये दोनों 1940 में हमने पढ़े थे, और मैंने तुम्हें बताया था अगस्त ऑफर में लॉर्ड लिनलिथगो ने, उस टाइम पे हमारा वायसरॉय था लॉर्ड लिनलिथगो, उस बंदे ने 2 ऑफर दिए थे हमारे गांधी जी और नेहरू जी को, कि आप बदले में यंगस्टर्स को भर्ती करवा दो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, हमारी आर्मी में कम पड़ रहे हैं बंदे। और इसने गांधी जी को, नेहरू जी को यानी आईएनसी को ऑफर दिया, हमारे हिंदुस्तान को ऑफर दिया कि हम एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं, उसमें इंडियंस को रखेंगे, यानी आप लोग हमें सलाह देना कि हम वर्ल्ड वॉर 2 कैसे लड़ें। और दूसरा, जो मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो मेरी कार्यकारी परिषद है, मेरी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें मैं मेंबर्स 6 से 11 कर रहा हूं,
और मेजॉरिटी 11 में से 6 जो बंदे हैं यानी मेजॉरिटी इंडियन रहेगी, तो आप लोग अपने हिंदुस्तान के लिए जो काम करवाना चाहे मुझसे करवा लेना। इस तरह का ऑफर इसने दिया था, पर नेहरू जी ने और गांधी जी ने यह कह के मना कर दिया कि भाई हमको तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तुम्हारा ये आधे अधूरे ऑफर नहीं चाहिए। तब उन्होंने बोला था कि ठीक है, कंप्लीट आजादी तो नहीं दे सकते पर डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे सकते हैं, आधा स्वराज दे सकते हैं। तो बोला नहीं, कंप्लीट स्वराज चाहिए। तो इस चक्कर में अगस्त ऑफर फेल हो गया। ठीक है, तो हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर? अभी तो पढ़ा भाई, नेहरू जी और गांधी जी ने रिजेक्ट किया, मतलब आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया है ना भाई, आईएनसी ने रिजेक्ट कर दिया। भाई महात्मा गांधी और नेहरू जी कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? आईएनसी को। उन्होंने मना किया मतलब आईएनसी ने मना कर दिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हु फाइनली आर्टिकुलेटेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान इन 1940? 1940 में पाकिस्तान की मांग को औपचारिक रूप से किसने व्यक्त किया? हम लोगों ने पढ़ा था भाई, 1940 में लाहौर सेशन था, और लाहौर सेशन में तुम सब जानते हो कि लाहौर सेशन में मोहम्मद अली जिन्ना प्रेसिडेंट था, है ना भाई। 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन चल रहा था और मोहम्मद अली जिन्ना जो है यहां पर चेयरमैन था। उसने ये डिमांड प्रेजेंट की कि भाई, और वो भी ऑफिशियली, यानी अगर सेशन में की जा रही है मतलब ऑफिशियली की जा रही है कि भाई हमें मुसलमानों के लिए एक अलग सेपरेट स्टेट चाहिए, एक अलग देश चाहिए जहां पर सिर्फ मुसलमान रहें या मुसलमान बहुलता में रहें, मेजॉरिटी में रहें, और हमारे जो सारे के सारे राइट्स हैं वो सिक्योर हो जाएं। तो पहली बार पाकिस्तान नाम के देश की ऑफिशियली डिमांड की मोहम्मद अली जिन्ना ने। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि प्रेजेंट भले ये कर रहा है इस टू नेशंस थ्योरी को, मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि टू नेशंस थ्योरी है कि एक हिंदू राष्ट्र बनेगा जिसमें हिंदू मेजॉरिटी होगी, एक मुस्लिम राष्ट्र बनेगा जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी होगी। तो टू नेशंस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, बट द फ्रेमवर्क ऑफ दिस थ्योरी वाज प्रिपेयर्ड बाय सिकंदर हयात खान। मैंने बोला था ससुरा ये तो चतुर था, मोहम्मद अली जिन्ना तो चतुर था, उसके पीछे का दुबे जी कौन था? सिकंदर हयात खान। ठीक है, और पाकिस्तान नाम किसने दिया था? मुझे एक बात बता दो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ बेटा, कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि पाकिस्तान नाम किस बंदे ने दिया था, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपलोड होगा, टॉम क्रूज अपलोड होगा बिल्कुल। ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल ये भी अपलोड होगा। चौधरी रहमत अली, शाबाश, बिल्कुल। ओए साला चौधरी ढंग से लिख लो, तुम क्या लिख रहे हो साला, गंदी चीज है। इससे अच्छा तो रहमत अली लिख लो भाई साला कुछ भी लिख रहे हो। देखो भाई ध्यान से, साला चौधरी लिखना नहीं आ रहा, रहमत अली लिख लो भाई। हाँ चलो ठीक है। तो चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नाम दिया है। ठीक है, हाँ शाबाश। सिकंदर हयात खान ने फ्रेमवर्क तैयार किया था डिमांड का, और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। ठीक है, चलो देखो भाई ध्यान से आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द क्रिप्स मिशन टू इंडिया 1942? नाम से ही पता चल रहा साला क्रिप्स मिशन लेके कौन आया था। तो तुम सबको मालूम है कि 1942 में जापान की एंट्री हो चुकी थी, और इस चक्कर में जापान की एंट्री इंडिया की तरफ हो रही थी, इसलिए ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यूएसए, यूएसएसआर की लुप हो रही थी। तब उन्होंने फटाफट से स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा, क्रिप्स मिशन लेके कि जाओ इंडिया वालों को मनाओ और उनसे एक्स्ट्रा ट्रूप्स भर्ती करवा के, एक्स्ट्रा सिपाही भर्ती करवा के नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर डिप्लॉय करवाओ। तो स्टेफर्ड क्रिप्स आया था ऑफर लेकर हमारी आईएनसी के पास 1942 में कि हम आपको डोमिनियन स्टेट का स्टेटस देने को तैयार हैं, और हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनाने को तैयार है जो आपका नया संविधान लिखेगी। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिलहाल आप एक्स्ट्रा ट्रूप्स भर्ती करवा दो, नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे लगवा देते हैं उन्हें, वरना जापान उधर से एंट्री कर जाएगा और इन्वेड कर जाएगा, आक्रमण कर जाएगा भारत पर। तो गांधी जी ने क्या बोला था इस क्रिप्स मिशन को, याद है ना, कि भैया ये तो आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, याद है ना भाई, पोस्ट डेटेड चेक कहा था गांधी जी ने इसको, कि भाई ये तो आगे की तारीख का चेक है। और इसमें नेहरू जी ने टॉन्ट मारते हुए बोला था कि गांधी जी पोस्ट डेटेड चेक तो है, आगे की तारीख का चेक तो है, वो भी ऐसे बैंक का जो क्रैश होने वाला है। तो क्रिप्स मिशन को ही पोस्ट डेटेड चेक कहा है, आगे की तारीख का चेक कहा है गांधी जी ने। ठीक है भैया, स्टेफर्ड क्रिप्स लेके आए थे इस मिशन को।
चलो उसके बाद ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल शाबाश। व्हाट वाज द मेन प्रपोजल ऑफ द क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन का मुख्य प्रस्ताव क्या था? अभी बताया कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वॉर के बाद, और दूसरा हम आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, नहीं जो आपके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दे देंगे, संविधान सभा बना के दे देंगे जो आपके हिसाब से संविधान लिखेगी। ये दोनों ऑफर दिए इन्होंने कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिलेगा। हमने बोला नहीं चाहिए, हमको अभी के अभी आजादी दो, आजादी दोगे तो हम तुम्हें अभी के अभी ट्रूप्स भर्ती करके दे देंगे, पर ये नहीं माने। तो भाई ये वो ऑफर था कि युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे, हमने मना कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द स्लोगन एसोसिएटेड विद द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा नारा क्या था? जल्दी बताओ भाई। डू और डाई, स्वराज इज माई बर्थ राइट, इंकलाब जिंदाबाद, साइमन गो बैक। साइमन गो बैक तो सबको मालूम है, साइमन कमीशन के टाइम पे है ना, 1928 में। इंकलाब जिंदाबाद तुम सबको मालूम है, मैंने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में बताया था कि भगत सिंह ने पहली बार लाहौर सेशन में पहली बार इसको यूज किया था 1929 में, जब वो बॉम्ब फोड़ा था केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फोड़ा, पर्ची फेंकी और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे 1929 में। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक का डायलॉग है जो उन्होंने 1905 से लेके 1916 के बीच में काफी यूज किया। और डू और डाई का नारा था गांधी जी का, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर दिया गया। बिल्कुल, डू और डाई, करो या मरो, ये गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, है ना भाई। चलो बिल्कुल। सरोज बाबू क्या लिख रहे हो? साला गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, ये क्या सीन है? व्हाट डिड द सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला प्रपोज? सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला क्या था, याद है ना, कि गांधी जी ऐसा करते हैं कि पंजाब और बंगाल में जहां पर मुस्लिम बहुल एरियाज हैं वहां पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करवाते हैं, मतलब वहां पे वोटिंग करवाते हैं कि भाई सच में इनको हिंदुस्तान से अलग सेपरेट स्टेट चाहिए कि नहीं। अगर ये बोलेंगे हां तो बाउंड्री कमीशन बना देंगे गांधी जी, और पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान और बंगाल का आधा हिस्सा पाकिस्तान, ये दोनों इलाके दे देंगे इनको रूल करने के लिए। पर ये इलाके हम तब देंगे जब ये हमारा सपोर्ट करेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में। बस इसी बात पे कि जब ये हमारा सपोर्ट करेंगे तब हमें नहीं देंगे, इसी बात पे जिन्ना विफर गया और ये फॉर्मूला ही उसने फेल कर दिया। पर इसमें था क्या? इसमें था पार्टीशन ऑफ इंडिया, है ना भाई। अल्टीमेटली तो पार्टीशन ही था कि बंगाल का आधा हिस्सा जाएगा उधर और पंजाब का आधा हिस्सा जाएगा उधर, तो विभाजन तो था इसका मुद्दा, है ना। चलो, व्हाट वाज द प्राइमरी एम ऑफ द वेवेल प्लान? वेवेल प्लान का प्राइमरी एम क्या था? फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। मैंने बताया था इंटरिम गवर्नमेंट कैसे। वेवेल प्लान में इस बंदे ने, लॉर्ड वेवेल ने बहुत बढ़िया ऑफर दिया था कि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को मैं अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह देना चाहता हूं, ताकि सभी रिलीजियस कम्युनिटीज मुझसे अपना काम करवा पाए जब तक मैं वाइसरॉय हूं। तो तुम्हें याद होगा वेवेल प्लान में इस बंदे ने सभी रिलीजियस कम्युनिटीज को अपनी वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दी। और मैंने तुम्हें बताया था इसने मेंबर्स कितने कर दिए थे? 14 मेंबर्स। और 14 मेंबर्स में से तुम सबको मालूम है कि 5 तो हिंदू थे और मुसलमानों को 1 सीट तोहफे में मिली है। और मैं फिर बोल रहा हूं, मुसलमानों में दिक्कत नहीं भाई, अपने मुसलमान भाई बढ़िया हैं, पर जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट किस्म के हैं ना, जो हिंदुइज्म में भी हैं, सिखिज्म में भी हैं, सब जगह हैं, ये जो एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लोग जो होते हैं ना, ये माहौल बिगाड़ते हैं। तो 5 हिंदू मेंबर्स, फिर 6 अपने मुस्लिम मेंबर्स, और तुम सबको मालूम है कि उसके बाद 3 जो हैं वो अपने अदर रिलीजियस कम्युनिटीज से थे। अदर रिलीजियस कम्युनिटीज के बंदे, चाहे एक सिख हो, एक बुद्धिस्ट हो, एक जैन हो, चाहे एक सिख हो, एक बुद्धिस्ट हो, एक ज़ोरास्ट्रियन यानी पारसी हो, तो अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। ठीक है भाई। तो 5 हिंदू, 6 मुस्लिम और 3, यानी टोटल 14। और इस तरह का ये वेवेल प्लान था। पर तुम सबको मालूम है वेवेल प्लान का क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाह रहा था, एक तरीके से टेम्परेरी सरकार बनाना चाह रहा था, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के लोगों को ये पूरा राइट दे रहा था कि वो अपने लिए काम करवा सकें। चलो भाई। अच्छा प्रीतम सिंह, 2 क्लास का पीडीएफ नहीं आया, आज आ जाएगा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो?
थैंक यू सत्यम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अच्छा एक चीज बताओ कि ये वेवल प्लान पीडीएफ आज आ जाएगा, टेंशन मत लो। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बोल दूंगा, पीडीएफ सारी भेजी जा रही है, ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि वो शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई थी? कोई बता सकता है क्या यार? आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। शिमला कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई थी ये बता दो, किसकी वजह से हुई थी? चलो ये बता दो किसकी वजह से हुई थी, क्यों हुई तो वो तो लंबा हो जाएगा, किसकी वजह से फेल हुई थी ये बता दो। हाँ विनीता, बिल्कुल। जिन्ना की वजह से, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिन्ना की वजह से पूरा मामला खराब हो गया था, मैंने तुम्हें बताया था। जिन्ना ससुरा क्या बोला वहां पर कि वेवेल साहब, शिमला में इसने यही बोला था, वेवेल साहब आप जो बंदे चुनोगे 14 बंदे, तो ये तो आपके पास राइट है 14 बंदे चुनने का, कि भाई आप हिंदुओं से 5 बंदे चुन रहे हो, मुसलमानों से 6 बंदे चुन रहे हो, अदर रिलीजियस कम्युनिटीज से आप 3 बंदे चुन रहे हो। तो ऐसा है, आप हिंदुओं से चुन लो, आप अदर रिलीजियस कम्युनिटी से चुन लो, मुसलमानों की तरफ से कौन आएगा ये मुस्लिम लीग चुनेगी। तो वेवेल के अधिकार पर चोट कर दी थी ससुरे जिन्ना ने, तो वेवेल का दिमाग तो पहले तो यहीं खराब हो गया। और दूसरा तुम्हें याद है इसने क्या बोला था कि वेवेल साहब मान लेते हैं कि आपकी 14 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बढ़िया चल पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा कभी हुआ कि हिंदू मेंबर्स को अपना कोई काम करवाना है और हम नहीं चाहते कि वो काम हो, तो वो फैसला यानी वो काम तभी होगा जब आपको 2/3 वोट मिलेंगे। और 14 का मैंने तुम्हें बताया था 14 का 2/3 वोट होता है 9, और अपने पास है हिंदू मेंबर्स कितने 5, अगर अदर रिलीजियस कम्युनिटीज को भी मना लें तो वो 3 5 3 8 ही हो रहे हैं। या फिर अगर मान लो जो अदर रिलीजियस कम्युनिटीज है उनको कोई काम करवाना है पर मुस्लिम मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो वो भी, उनको भी फिर 9 वोट चाहिए, तो उनके 3 हमारे 5 मिला के 8। मतलब हर हालत में और कोई तो काम करवा ही नहीं पाएगा, यही करवा पाएंगे क्योंकि इनके 6 हैं और ये 3 को कन्विंस कर लेंगे। तो इसकी वजह से पूरा का पूरा शिमला कॉन्फ्रेंस भी खराब हो गई। और वही अगला सवाल भी है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द फेलियर ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस? अब बता दो भाई, क्या दिक्कत है, किसकी वजह से? क्योंकि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि पर, देखो ध्यान से, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व पर असहमति, ये तो असहमति यहां पे जताई थी। देखो ध्यान से, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व पर असहमति। भाई मुस्लिम लीग की तरफ से कौन बंदे जाएंगे इसको लेकर असहमति हो गई थी। वेवेल तो बोल रहा है कि भाई मैं सेलेक्ट करूंगा बंदे, मुस्लिम लीग में जिन्ना बोल रहा है कि हम सेलेक्ट करके भेजेंगे, यानी प्रतिनिधित्व कौन करेगा उस पर असहमति जत रही है यहां पर, ठीक है। चलो तो आंसर है सी। चलो आगे बढ़ो। हु वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन? ये देखो यार कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था तुम लोगों से, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। बिल्कुल नहीं सरोज, बिल्कुल नहीं। पंजाब के मुसलमान और बंगाल के मुसलमान जिन्ना के फैन थे, समझ रहे हो भाई। ये देखो, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, मैंने बताया था ना। अच्छा एक बात और बताओ, तीनों मेंबर्स थे ये, ठीक है मान लिया। चलो अब सुनो मेरी बात, सुनो, इसमें हेड कौन है? इन तीनों में हेड कौन है जल्दी बताओ। इस कैबिनेट मिशन को लेकर कौन आया, हेड कौन है? हेड का नाम बताओ भाई, सभी लोग बताओ। लॉरेंस याद रखना, पैथिक लॉरेंस वॉज दी हेड, मैंने बताया था पैथिक लॉरेंस हेड था, ये दोनों बाकी मेंबर्स थे। चलो बहुत बढ़िया। क्रिप्स नहीं बेटा, क्रिप्स नहीं, लॉरेंस था, ठीक है। कुछ लोग क्रिप्स बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लॉरेंस था। What did the कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज? मैंने तुम्हें बताया था जब कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में डिक्लेयर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। भारत पहुंचा मई 1946 में, और इसके पास 2 ड्यूटी थी, मैंने बताया था। एक तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा, कैबिनेट मिशन एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन करवाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स का इलेक्शन, चुनाव करवाएगा। यह जिम्मेदारी मिली थी कैबिनेट मिशन को। और मैंने तुम्हें बताया था ये कैबिनेट मिशन सारे हिंदुस्तान के लिए एक ही आया था, पर मुस्लिम लीग ने इसका बॉयकॉट किया कि हमारा वाला तो पीछे आ रहा होगा, हमारे लिए नहीं है ये तो हिंदुस्तान के लिए, हमें तो एक अलग पाकिस्तान बनाना है,
तो पाकिस्तान के लिए एक अलग कैबिनेट मिशन आएगा जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगा, संविधान सभा बनाएगा, और वो संविधान सभा पाकिस्तान का संविधान लिखेगी। तो ये तो हिंदुस्तान का है, हम नहीं मानते इसको, ऐसे बोला इन्होंने। तो तुम सबको मालूम है फरवरी 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैबिनेट मिशन डिक्लेयर किया, मई 1946 में कैबिनेट मिशन आ गया, जुलाई में इलेक्शन करवा दिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के, और तब जाके इनको रियलाइज हुआ हमारे मुस्लिम भाइयों को, तब जाके इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, याद है ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, दंगे करवाए पंजाब से लेके बंगाल तक, 16 अगस्त 1946, ये डेट याद रखना। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने दंगे करवाए मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कैबिनेट मिशन नहीं आया, क्योंकि इनकी डिमांड नहीं मानी गई कि इनको पाकिस्तान चाहिए, और हमने पाकिस्तान दिया नहीं। तो इस वजह से इनको मिर्ची लगी, और 16 अगस्त 1946 को पूरा पंजाब से लेकर बंगाल तक इन्होंने दंगे करवाए बुरी तरीके से। और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ बंगाल में, क्योंकि बंगाल में कलकत्ता के आसपास हिंदू मुसलमान एकजुट होकर रहते थे। तो यहां पर कैबिनेट मिशन का, जल्दी देखो, व्हाट डिड द कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज, क्या प्रपोजल था इनकी तरफ से कि संविधान सभा का गठन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाएंगे, ये इनका प्रपोजल था। When was डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व्ड बाय द मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, जल्दी बताओ, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब दो बे, अभी बताया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी तो बताया, वो देखो 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त 1946 सी। और तुम सबको मालूम है डायरेक्ट एक्शन डे साला कोई त्योहार नहीं है, दंगे करवाए इन्होंने ये, ठीक है, हजारों लाखों लोगों को मरवा दिया। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड एटलीज डिसीजन टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया, भाई इस बंदे ने, एटली ने, क्लेमेंट एटली ने, प्राइम मिनिस्टर ने, मैंने तुम्हें बताया था ना कि फरवरी 1947 में इस बंदे ने डिक्लेयर किया था कि जून 1948 तक हिंदुस्तान को आजादी मिल जाएगी, जिससे हिंदुस्तान के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि लोग तो हमारे एक एक दिन काउंट कर रहे थे, ये साला बोल रहा है कि जून 1948 में आजादी देंगे तुमको, तो लोग तो भड़केंगे ही। पर बात यह कि इसने ऐसा किया क्यों, इसने मतलब रीजंस क्या है कि एटली ने डिसाइड कर लिया कि हिंदुस्तान को आजादी दी जाएगी। तो देखो, इकोनॉमिक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, द डिक्लाइनिंग ब्रिटिश एम्पायर पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, डिमांड्स फ्रॉम इंडियन लीडर्स। भाई वैसे तो सारे रीजंस हैं, पर यहां पर एक सुइटेबल रीजन चुनना है, और वो है सी, द डिक्लाइनिंग ब्रिटिश एम्पायर पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, यानी वर्ल्ड वॉर II के बाद अंग्रेजों की हालत बहुत टाइट हो गई। वैसे तो सारे रीजंस हैं, पर जो सबसे बढ़िया रीजन है वो है द डिक्लाइनिंग ब्रिटिश एम्पायर पोस्ट वर्ल्ड वॉर II, यानी वर्ल्ड वॉर II के बाद भले जीता हो ब्रिटेन, ग्रुप में जीता है, पर अपनी ब्रिटेन की खुद की हालत इतनी टाइट हो गई, कब इनको लग रहा है कि भाई हमें अपने देश पर फोकस करना चाहिए, अब दूसरे देश को मारो गोली ऐसी की तैसी, भाई अपना देश चलते हैं, उसको संभालते हैं जाके, ठीक है भाई, बिल्कुल। अनूप, मैं जरूर बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, टेंशन ना लो, अभी बताऊंगा, रुको। तो यहां पर याद रखना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो गया, पतन हो रहा था, इसीलिए इनको लगा कि भाई अब आजादी देके चलते हैं, अपने देश को संभालते हैं। व्हाट वाज द की फीचर ऑफ माउंटबेटन प्लान, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन प्लान या वो एक्ट एक सेम ही चीज है। तो की फीचर क्या है, तत्काल विभाजन और स्वतंत्रता, इमीडिएटली पार्टीशन होगा। तो पार्टीशन हुआ 17 अगस्त को 1947 में, और पार्टीशन तो ये हुआ, आजादी कब मिली, आजादी मिली पाकिस्तान को 14 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत को। ठीक है, तो तत्काल विभाजन और स्वतंत्रता हुई माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग। व्हाट डिड द माउंटबेटन प्लान रेकमेंड फॉर द प्रिंसली स्टेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटबेटन योजना ने रियासतों के लिए क्या सिफारिश की। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि माउंटबेटन के प्लान में साफ बोला गया कि ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में बांटा जाए, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश, एक भारत यानी इंडिया हिंदू बहुल देश।
और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला पाकिस्तान अलग होगा, भारत अलग होगा, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, उनके पास ये छूट है कि वो भारत में रहना चाहती हैं या फिर पाकिस्तान जाना चाहती हैं, या फिर एक और थी कि उन्हें खुद से अकेले रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। ये तीनों चॉइस दे दी इन्होंने हिंदुस्तान को आजाद करते वक्त, ये तीनों चॉइस दे दी ने कि या तो पाकिस्तान में चले जाओ, या इंडिया में चले जाओ, या फिर इंडिपेंडेंट रह लो, न्यूट्रल रह लो। तो तुम सबको मालूम है जूनागढ़, हैदराबाद, फिर भोपाल, जोधपुर, ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं ये ट्राई कर रहे थे पाकिस्तान की तरफ जाने के लिए। ठीक है, बाकी तो रियासतें वल्लभ भाई पटेल ने शामिल कर ही ली थी भारत में। ठीक है, बाकी एक रियासत थी जो चाहती थी ना तो पाकिस्तान में जाना ना इंडिया में जाना, वो थी जम्मू एंड कश्मीर, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी एक अलग देश के तौर पर, जम्मू एंड कश्मीर। पर यह भी नहीं रह पाई। आखिर में इस जम्मू एंड कश्मीर को लेकर तो पहला कश्मीर युद्ध हुआ हमारे और पाकिस्तान की आर्मी के बीच में, और उसके बाद वहां पर वो जो एरिया है काफी हद तक छीन लिया गया पाकिस्तानियों की तरफ से जबरदस्ती, धोखेबाजी से। और उसके बाद वो एरिया जिसे आज हम पीओके बोलते हैं वो उन्हीं के पास है, थोड़े टाइम में हमारे पास आ जाएगा। पर फिलहाल तो तुम्हें याद रखना है, बेटा, कि इंडिपेंडेंट रहना चाहता था जे.एंड.के, खुला रहना चाहता था, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर रहना चाहता था ये। बाकी मैंने तुम्हें बताया कि इंडिया में तो 562 से ज्यादा रियासतों को अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने शामिल कर ही लिया था। बाकी 2-4 जो उधर जारी थी इनको भी सेट करके इंडिया में ही शामिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला आंसर निकल के आता है कि माउंट बैटन प्लान में प्रिंसली स्टेट्स के लिए क्या था। तो याद रखना, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएं। ठीक है, ये प्राइमरी रीजन है, या प्राइमरी प्रोविजन है। ठीक है, हालांकि स्वतंत्र रहने की भी छूट थी, पर अब एक में लिखा है सिर्फ स्वतंत्र रहें, या फिर दूसरे में लिखा है भारत या पाकिस्तान में किसी एक में शामिल हो, तो ये बेस्ट आंसर है, भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो इस तरीके से हमारा जो टेस्ट का पेपर है ये हमने यहां पर डिस्कस किया, और आई होप बिल्कुल सरोज, पर उसका इंपैक्ट उत्तर भारत में ज्यादा दिखा। गुलाम तो पूरे भारत को ही बनाया था, पर उसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा उत्तर भारत में था। ठीक है, चलो कोई नहीं। राजा का नाम था, जम्मू एंड कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह। क्या नाम था बेटा? हरि सिंह। बहुत बढ़िया अखिलेश। नहीं अंशु, जयपुर से नहीं, मैं दिल्ली में हूं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। बिल्कुल अखिलेश, सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन मत लो भाई, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजें जो देखो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से लगातार बार बार क्वेश्चंस बन रहे हैं, पहले उनको करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ऐसे टॉपिक्स में जहां से क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे, मेरी बात समझो तुम पहले, हम ऐसे टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने वाले जहां से सवाल नहीं बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना, साला हमको हिस्ट्री ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स नहीं करना है। वी जस्ट वॉन्ट टू क्लियर आवर एग्जाम, वी जस्ट वॉन्ट टू हैव आवर गवर्नमेंट जॉब, वी जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय आवर लाइफ। सीधी बात। तो ससरा इसमें हिस्ट्री ऑनर्स में घुस रहे हो तुम, ज्योग्राफी ऑनर्स में घुस रहे हो, उतना नहीं घुसना है। हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद ऐसी तैसी करवाई हिस्ट्री क्यों पढ़नी है, हमको नहीं पढ़नी साला। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो अगला जो चैप्टर होगा, अब मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, या तो तुम शुरू कर लो इंडियन ज्योग्राफी, या फिर हम एंशिएंट हिस्ट्री चालू कर देते हैं, प्राचीन भारत या फिर इंडियन ज्योग्राफी, यही दो ऑप्शंस हैं। जल्दी बताओ। बिल्कुल, स्टैटिक भी पढ़ेंगे बेटा, स्टैटिक तो छोड़ना ही नहीं है, स्टैटिक में तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। एंशिएंट हिस्ट्री या इंडियन ज्योग्राफी? बेटा क्वालिटी कम करवा दी तो फिर दिक्कत आएगी दिखने में। चलो ज्योग्राफी के ज्यादा आ रहे हैं, ज्योग्राफी के ज्यादा आ रहे हैं भाई। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो बस। ठीक है,
चलो अब मैंने तुम्हारे रिप्लाईज देख लिए हैं, मैंने रिप्लाईज देख लिए हैं तुम्हारे, तो अब हम देख लेंगे। मैंने तुम्हारे रिप्लाईज देख लिए, मुझे एक आइडिया हो गया कि क्या शुरू करना है। तो अब मैं अपने हिसाब से शुरू कर दूंगा इन दो में से कोई भी एक सब्जेक्ट, और वैसे भी कवर तो पूरा ही करना है, चाहे तुम आज पढ़ लो एंशिएंट या बाद में पढ़ लो इंडियन ज्योग्राफी। आज पढ़ लो इंडियन ज्योग्राफी, बाद में पढ़ लो एंशिएंट, कवर तो दोनों ही करने हैं। साला तुम्हारे पास ऑप्शन तो है नहीं कि सर यही पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों में से अपने हिसाब से देख के शुरू कर दूंगा। जितना हमारे लिए अभी मॉडर्न हिस्ट्री में फिलहाल जरूरी था वो हमारा हो चुका है। अब हम अगले सब्जेक्ट के साथ आएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। पीडीएफ तुम्हारे पास दोनों पहुंच जाएंगी, जो पिछली क्लास में भी नहीं पहुंची है, तो अगर यहां इस टाइम पे आज पहुंच जाएगी, आज की भी और पिछली क्लास की भी। बाकी अब तुम अपना संडे कल एंजॉय करो। कल सेशन रहेगा हमारा स्टैटिक जीके का, डांस वाला टॉपिक रहेगा, डांस वाला, ठीक है। डांसेस करेंगे हम लोग स्टैटिक जीके का। 11 बजे सुबह मिलना सब लोग, 11 बजे सब लोग ऑनलाइन आ जाना। 1.5-2 घंटे का सेशन रहेगा, साला खाना पीना सब लेके बैठना या खाते हुए बैठना, कोई दिक्कत नहीं। 1.5-2 घंटे, 2 घंटे का तो सेशन रहेगा। और कल मस्त एकदम 35-40 क्वेश्चन करेंगे डांस के, ताकि सारे के सारे डांस फॉर्म्स कवर हो जाएं, ठीक है भाई। यूट्यूब पर, बिल्कुल यूट्यूब पर। चलो भाई ठीक है हारून, मैं देख लेता हूं। चलो भाई, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।